चलिए पहले बात करते हैं हम एफिशिएंसी के टाइप्स की। तो यहां पे आपको टाइप्स नजर आ रहा है, मैंने सेम उसी सीक्वेंस में इनको अरेंज कर दिया है जिस सीक्वेंस में हम इनको डिस्कस करेंगे। डिस्कशन एक एक का करेंगे, पर उससे पहले ये तो जान लेते हैं कि एफिशिएंसी होती क्या है। एफिशिएंसी अगर आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो एबिलिटी को कहते हैं। जैसे एक पापू के दो बेटे हैं, दोनों को सेम रिसोर्स दिया गया, मतलब खाना पीना पढ़ाई लिखाई कॉलेज बाकी सारा माहौल, पर एक निकल गया हीरो और दूसरा कर दिया गिल गोबर, मतलब बेकार निकल गया। रिसोर्सेस सेम थे सबके पास, पर एक ने बापू का नाम रोशन कर दिया और दूसरे ने रोशन किया कि नहीं, डुबाई दिया। तो इसे हम कहते हैं कि एक के अंदर क्या थी, एबिलिटी थी, उसके पास ये एफिशिएंसी थी कि जो रिसोर्सेज हैं उनको कन्वर्ट कर पाए, और दूसरे के पास नहीं थी, उसने सब बर्बाद कर दिया। वैसे इंजन के साथ होता है कि इंजन के पास जो अवेलेबल है या फिर जो इनपुट है उसको हमारा इंजन आउटपुट में कितना कन्वर्ट करता है, उन दोनों के रेशियो के ही हम क्या कहते हैं, उसकी एफिशिएंसी कहते हैं। मतलब आपको पता ही है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट को ही क्या कहते हैं, इन जनरल भाषा में एफिशिएंसी कहते हैं। पर यहां पे आपको एक से ज्यादा एफिशिएंसी नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है? क्योंकि जो लॉसेस होता है वो एक जगह पे एक ही बार नहीं होता है, स्टेज वाइज होता है। तो हमने क्या किया, चीजों को बहुत आसान बनाने के लिए, आसानी से समझने के लिए, जो स्टेज वाइज लॉसेज है ना, उस स्टेज वाइज लॉसेज का रेशियो निकालते चले गए और अलग अलग एफिशिएंसी बनती गई, फिर उसका नॉमेनक्लेचर करते गए, काम हो गया, ढेर सारी एफिशिएंसी बन गई। क्या ही फर्क पड़ता है? तो एक एक को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे ऊपर क्या होगा भाई? सबसे ऊपर यहां पे मैं बना देता हूं एक स्केल, ठीक है। ये स्केल जिसके लिए जितनी लंबी होगी वो एफिशिएंसी उतनी लंबी होगी। सबसे ऊपर जो एफिशिएंसी आती है उसे हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। सबसे पहले वो आती है, इसीलिए इससे पहले वाले में सबसे ऊपर उसका नाम था। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती क्या है आपको पता ही है। सबसे पहला स्ट्रोक कौन सा लगता है? सक्शन का लगता है। जब सक्शन होगा तो उसमें कुछ वॉल्यूम या तो एयर का आएगा या तो एयर फिर फ्यूल का मिक्सचर आएगा, जैसा इंजन है वैसा आएगा। पर क्या वो उतना आ पाता है? जवाब है कि नहीं। इससे पहले मैंने बताया था कि जितना वॉल्यूम स्वैप्ड होता है हमारे इंजन में, मान लीजिए पिस्टन है, ये पिस्टन यहां से मूव करके यहां पे आया, तो ये पूरा वॉल्यूम क्या हुआ? स्वैप्ड वॉल्यूम हुआ। अब इतना हमारे इंजन में फ्यूल या फिर एयर या फिर फ्यूल एयर का मिक्सचर, मतलब जो भी है समझ जाना भावनाओं को, उतना आना चाहिए, पर उतना नहीं आएगा। श्योर है, 100% श्योर है। आप सिरिंज लेके खींच के देख लेना, और डॉक्टर को नहीं देखो यार खींच के फिर ऐसे 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 टिक टिक करता है, फिर ऊपर से खाली हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वो क्या होता है, जो वैक्यूम क्रिएट होता है ना, वो उतनी चीजें सक नहीं कर पाता, बहुत सारी चीजें वहां पे आ जाती है। मैंने इससे पहले बताया था आपको, ठीक है। डेंसिटी का प्रॉब्लम, टेम्परेचर का प्रॉब्लम, फिर कौन जो फ्लूइड अंदर आ रहा है उसकी कितनी डेंसिटी है, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। फिर जिसके थ्रू आ रहा है वहां पे लॉसेज होगा, फिर बेचारा इनलेट मैनिफोल्ड में घूमते हुए आ रहा है वहां पे लॉसेज होगा। तो इन शॉर्ट वो सारी चीजें एकोमोडेट करते हुए मतलब जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम आता है। जब कम आएगा तो यहाँ पे कुछ लॉस है। जितना हमने चाहा, जो हमारी चाहत थी वो हमको मिली नहीं। जब वो हमको नहीं मिली तो उसमें हमारा घाटा है। जब हमारा घाटा है तो उस घाटे को जब एकोमोडेट करते हैं हम कि कितना घाटा हुआ, तो उसी को एफिशिएंसी के फॉर्म में लिखते हैं, जिसे हम कहते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक है। तो अब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भाई ये हमारे ऊपर आ गई, ये मान लेते हैं अभी के लिए, हम मान लेते हैं कि जितना था उतने हमारे पास ये आया नहीं, और ये हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है। आनी कितनी चाहिए थी? इससे ज्यादा वॉल्यूम आना चाहिए था। नहीं, ये है आपका स्वैप्ड वॉल्यूम, और नीचे आपका आ गया एक्चुअल वॉल्यूम, क्योंकि जितना स्वैपिंग हुई उतना से कम हमें आया। तो यहां पे आपको ये लॉस नजर आ रहा होगा ना, ये लॉस नजर आ रहा है। इसी लॉस को हम एफिशिएंसी के फॉर्म में दिखाते हैं, आगे मैं आपको ड्राइव करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब चलिए, इतना एक्चुअल वॉल्यूम आ गया। अब इस वॉल्यूम को क्या उम्मीद करते हैं हम? इसमें आग लगेगी और ये जलेगा। ये जलेगा तो वहां से हीट निकलेगी, ठीक है।
हीट निकलेगी तो पहले ये जो वॉल्यूम जलेगा जिसमें हीट निकलेगी, इसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना मास है फ्यूल का और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, इसी से फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो आपको एक्चुअल वॉल्यूम है, क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि यहां पे मास है? हालांकि मास के फॉर्मेट में लिखते नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता रहता है, तो हम मास फ्लो रेट के फॉर्म में लिखते हैं। चलिए अभी हम लिख देते हैं कि ये मास फ्लो रेट है, ये जो पूरा वॉल्यूम है एक्चुअल वॉल्यूम, इसका मास फ्लो रेट हम निकाल लेते हैं। मास भी समझने के लिए आप लिख सकते हो, पर नहीं लिखते। मैंने बताया ना ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है भाई, ऐसा तो है नहीं कि इंजन रुक के इंतजार करता है, अच्छा कितना मास आया, इतना केजी आ गया, इतना वॉल्यूम आ गया, अब इसको जला लेते हैं, इसके बाद दोबारा लेंगे, नहीं, कंटिन्यूअस आता है, क्योंकि फ्लो करता रहता है, इसलिए मास फ्लो रेट लेते हैं। मल्टीप्लाई सीबी, तो ये जो एक्चुअल वॉल्यूम है ये बर्न आउट होके इतना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इतना एनर्जी कहां प्रोड्यूस होगी भाई? इस सिलेंडर के अंदर कंप्रेशन हो रहा होगा, ये क्लियरेंस वॉल्यूम में कंप्रेशन हुआ होगा और यहीं पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी। एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसके वजह से पिस्टन पे प्रेशर जनरेट होगा ना। अरे एनर्जी आई, टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, वो क्या करेगा? पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा। तो ये जो पिस्टन पे प्रेशर लग रहा होता है ना, अब वो यूनिफॉर्म नहीं लग रहा होता है। ठीक है, जो पिस्टन की पूरी क्रॉस सेक्शन है उसमें प्रेशर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं तो आप जगह जगह देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाया रहता है ना कि एकदम से यूनिफॉर्म प्रेशर होता है, पर ये यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब जहां पे बर्निंग हो गई, मान लो बीच में हम अगर डीजल इंजन है तो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट की, यहाँ पे बर्निंग हुई तो यहाँ का प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहेगा, साइड का प्रेशर थोड़ा कम रहेगा, या फिर ये स्पार्क वाला तो वहां पे होगा। तो बट ये वेरिएशन रहता है प्रेशर में। ठीक है, प्रेशर में वेरिएशन रहता है। तो हम क्या करते हैं, उसको एवरेज निकाल लेते हैं, जिसे हम कहते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर, कि भाई इफेक्टिवली मीन प्रेशर कितना आ रहा है, ऑन एन एवरेज कितना लग रहा है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर। अब ये मीन इफेक्टिव प्रेशर ही पिस्टन को नीचे ढकेल रहा होगा, नीचे धक्का दे रहा होगा, और इसी मीन इफेक्टिव प्रेशर के वजह से ही पिस्टन कुछ काम करेगा, जो कि ट्रांसफर करेगा आपके क्रैंकशाफ्ट पे, क्रैंकशाफ्ट ट्रांसफर करेगी क्लच को, क्लच फ्लाईव्हील को होते हुए आपके गियर बॉक्स से नीचे निकलते हुए डिफरेंशियल गियर से चक्के के पास पहुंच जाएगा और वो चलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब पूरा कैलकुलेशन हमारा यही से स्टार्ट होता है भाई, ध्यान लगा के देखना, आगे मैं जब डेरिवेशन करूंगा तो ये सारी चीजें आपके समझ में आई रहेंगी, तो आसान होगा। अब ये मीन इफेक्टिव प्रेशर, तो यहां पे क्या होता है कि ये जो चीजें हैं, जितना हीट आई, क्या ये पूरा हीट या जितना फ्यूल बर्न हुआ, क्या ये पूरा जो फ्यूल की हीट है वो मीन इफेक्टिव प्रेशर में कन्वर्ट हो पाई, या फिर उतना प्रेशर वो जनरेट कर पाई? जवाब होगा कि नहीं। भैया क्यों नहीं? देखो दो तीन चीजें हैं। एक तो हम यहां पे फिन्स लगा रखे हैं, कूलिंग सिस्टम लगा रखे हैं, तो हीट जनरेट हुई, इधर से कुछ हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, कंटिन्यूअसली रिजेक्ट हो रही है। हमने लगा रखे हैं, पूरे फिन्स लगा रखे हैं। ठीक है, अगर टू व्हीलर है तो, नहीं तो हमने क्या इसमें लिक्विड भेज रखा है, हमने कूलेंट घूम रहा है, हीट को रिमूव कर रहा है। अगर वो कूलेंट हीट को रिमूव नहीं करता तो वो हीट भी क्या जनरेट करती, टेम्परेचर प्रेशर जनरेट करती, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ता। पर ये कंटिन्यूअसली हमारा नुकसान कर रही है, चाहे वो कूलिंग के थ्रू हीट जा रही है, चाहे वो एग्जॉस्ट में हीट जा रही है, सारी हीट क्या होती है, लॉस होती है। और ये बहुत बड़ा अमाउंट का लॉस होता है, ये अराउंड 50% या फिर इससे ज्यादा की हीट को हम कंटिन्यूअसली रिजेक्ट कर रहे होते हैं। सोच के देखो आप कि जो व्हीकल की एवरेज 100 है, अगर इस हीट को यूटिलाइज करें 200 हो सकती है, पर मजबूरी है हमारी, ये हमारा कुछ सिस्टम किसी मटेरियल का बना है, उसके टेम्परेचर हम ज्यादा बढ़ने दे नहीं सकते, इसी वजह से हीट का रिजेक्शन होता रहता है। एग्जॉस्ट का टेम्परेचर हम बहुत ज्यादा गिरा नहीं सकते, थोड़ी बहुत रीजन मैंने आपको पहले से बताया हुआ है। तो यहां पे लॉस समझ में आ गया आपको। तो दैट्स मीन कि ये जो लॉस होता है ना, इस लॉस के वजह से, और जो एक्चुअल हीट यहां पे जनरेट हुई है और जो लॉस होने के बाद आई है, यहां पे एक एफिशिएंसी आती है। जहां पे भी लॉस होगा वहां पे एक एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। हम देखते हैं कि कितना एफिशिएंट हो तुम चीजों को कन्वर्ट करने में। तो इसे हम कहते हैं भैया इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। ठीक है, क्या कहते हैं, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। और यहां पे जो पावर पिस्टन पे दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं इंडिकेटेड पावर। ठीक है, आईपी लिख देता हूं, इसे हम कहते हैं इंडिकेटेड पावर, जो कि पिस्टन पे हमको दिख रहा होगा कि पिस्टन पे प्रेशर लग रहा है, उसे हम कहते हैं
इंडिकेटेड पावर। आगे मैं दिखाऊंगा कि इंडिकेटेड पावर फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला आपको बहुत बार आप देखते हो। यहां पे आपको लॉस नजर आ रहा है, पेन का कलर थोड़ा बदल लेते हैं। यहां पे आपको लॉस नजर आ रहा है, ये वाला जो पूरा होना चाहिए था, पर यहां पे हालांकि लाइन मैंने थोड़ी बड़ा बना दिया है, ये समझ लो यहीं तक होती है, काफी ज्यादा लॉस हो जाता है। ये लॉस कौन सा है भाई? ये लॉस है हीट वाला, जो हमारी हीट क्या हो रही है, इन्वायरमेंट में लॉस जा रही है, या फिर एग्जॉस्ट सिस्टम से जा रही है, कूलिंग सिस्टम से जा रही है, तो ये पूरा हीट लॉस होती है, जिसको कि हम इंडिकेटेड पावर में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। अच्छा, अब ये जो इंडिकेटेड पावर है पिस्टन को नीचे धक्का दे रहा होगा, अब कौन सा लॉस आएगा? यहां पे पिस्टन के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, ठीक है। नीचे यहां पे आपकी क्रैंकशाफ्ट लगी होगी, क्रैंकशाफ्ट में बियरिंग होगा, ठीक है, उसका अपना फ्रिक्शन होगा, तो यहां पे फ्रिक्शन लॉस हो रहा होगा, इस पे फ्रिक्शन लॉस हो रहा होगा, और एक पंपिंग लॉस मैंने आपको बताया था, जो शक करते हैं या फिर जो कंबशन गैस को हाई प्रेशर के अगेंस्ट में हम पुश करते हैं, उसे हम कहते हैं पंपिंग लॉस। या फिर एक पंपिंग लॉस और मतलब जो हमारे पूरे इंजन में पंप लगे हुए होते हैं, चाहे वो कूलिंग फ्यूल के लिए हो चाहे इंजेक्शन के लिए हो, तो वो पंपिंग लॉस में उसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं। मतलब ये जो पिस्टन बेचारा है, इसको जो इंडिकेटेड पावर मिल रहा है, ये जो नीचे आ रहा है और शाफ्ट को घुमा रहा है, और वो पूरा शाफ्ट का पावर जो कि हमारा जाने चाहिए थे व्हील तक, पर वो जा नहीं पा रहा है, क्योंकि कुछ यहां पे फ्रिक्शन में लॉस हो गया, कुछ बियरिंग के फ्रिक्शन में लॉस हो गया, कुछ पंपिंग में लॉस हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कौन सा लॉस? मतलब फ्रिक्शनल लॉस और पंपिंग लॉस। इस लॉस को एकोमोडेट करते हैं हम यहां पे, तो थोड़ा सा पावर और कम हो जाता है, जो यहां पे इंडिकेटेड पावर था वो घट के ब्रेक पावर में आ जाता है। मतलब हमारे क्रैंक शाफ्ट पे जो हमको पावर मिलता है, क्रैंक शाफ्ट पे नीचे यहां पे जो पावर मिलता है, उसे हम कहते हैं ब्रेक पावर। किस किस लॉस के बाद मिला? ये पिस्टन के फ्रिक्शन, बियरिंग के फ्रिक्शन और पंपिंग लॉस के बाद मिला हमें। तो यहां पे आपको मिल गया ब्रेक पावर, बीपी लिख देते हैं हम, ठीक है। तो ब्रेक पावर आपको मिल गया, होप सो कि दिमाग यहीं पे होगा। ये वाला लॉस अगेन हो गया, हमारे पास जो नया वाला लॉस आया है वो यहां पे आया है, ध्यान रहे। अब पहले हम यहां थे, अब धीरे धीरे हम यहां आ गए हैं, ठीक है, देखते रहना आप। ये वाला लॉस, ये वाला कौन सा लॉस है? फ्रिक्शन लॉस। कौन सा लॉस है भाई? ये फ्रिक्शन एंड पंपिंग लॉस, यही वाला तो लॉस है ये, ठीक है, फ्रिक्शन एंड पंपिंग लॉस। तो इंडिकेटेड में से फ्रिक्शन और पंपिंग लॉस निकाल देते हैं, तो उसे हम कहते हैं ब्रेक पावर। क्या कहते हैं उसे? हम ब्रेक पावर कहते हैं। दोनों में रिलेशन भी आप लोगों ने इस टाइप का देखा होगा कि इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू क्या होता है? ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शन पावर, सिंपली लिख देते हैं। पंपिंग को भूल जाते हैं, क्योंकि पंपिंग वंपिंग इंक्लूड करके एक ही नाम उसको दे देते हैं, फ्रिक्शन पावर, ठीक है। अच्छा, अब क्या ये जो ब्रेक पावर है, क्या इतनी एनर्जी हमारे व्हीकल को आगे ले जाने में कन्वर्ट हो जाएगी? जवाब होगा नहीं, अभी तो बहुत सारे लॉस बाकी हैं। तो नीचे एक्चुअल जो मैकेनिकल वाला होता है, जो ये वाली अमाउंट होती है, आप इसको हालांकि बुक में आपको नहीं मिलेगा, मैं ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूं। यहां पे होता है, आप मैकेनिकल पावर कह देता हूं मैं इसे अपने मर्जी से, क्यों कह रहा हूं बताता हूं। अब ये जो मैकेनिकल पावर है ना, अब यहां पे कुछ लॉस होगा। अब ये लॉस कौन सा होगा? जो हमने एकोमोडेट नहीं किया। अरे भाई, एक बार आपके क्रैंक शाफ्ट पे पावर आ गया तो इसका मतलब थोड़ा कि आपकी व्हीकल बिना लॉस के चल जाएगी। क्रैंक शाफ्ट के बाद वो पावर, जैसे मैंने कहा कि क्लच और फ्लाईव्हील से होते हुए नीचे गियर बॉक्स से निकलते हुए, आपके एक्सल से होते हुए, डिफरेंशियल गियर से होते हुए व्हील तक जाएगा, और नीचे व्हील में अगेन फ्रिक्शन है। तो मतलब ये पूरी ट्रांसमिशन जो लाइन है, यहां पे भी तो लॉस होगा, और नीचे जो रोड का फ्रिक्शन है वो भी खाएगा, उस बात पे भी डिपेंड करता है। फिर व्हीकल का टायर कैसा, उस बात पे भी डिपेंड करता है। फिर व्हीकल का वेट कैसा है, कितने लोग बैठे, इन सारी बातों पे डिपेंड करता है। खैर, मतलब वहां पे भी लॉस होता है, कुछ लॉस। जितना व्हील तक पावर गया वही पावर हमको यूटिलाइज होगा व्हील को आगे ले जाने में। उससे पहले जो लॉस हो गया वो तो हमारे किसी काम का नहीं है, उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे कि जो इन बिटवीन लॉसेस हो रहे हैं पूरे ट्रांसमिशन व्हील से लेके आपके फ्लाई व्हील तक, नीचे वाली व्हील से लेके फ्लाई व्हील तक, उस लॉस को कोई किसी व्हीकल ने बहुत अच्छा, किसी कंपनी ने बहुत अच्छी व्हीकल बनाई होगी जिसमें वो कम होता होगा, किसी कंपनी ने खराब बनाई होगी जिसमें वो ज्यादा होता होगा।
तो ये जो मैकेनिकल पावर है ना, ये एग्जैक्टली मैं कह रहा हूं कि जो आपको व्हील पे मिल रहा है, नीचे रोड पे और व्हील के बीच में जो पावर मिल रहा है वो कह देते हैं मैकेनिकल पावर, और यही एक्चुअल पावर है जिसको हम यूज कर रहे हैं। जनरेट कितना किया था, यहां पे इतना जनरेट किया था, हमको मिला कितना, इतना, मतलब अराउंड ये जो वाला पावर होता है ना, ये 20 से 30%, 35% डिपेंड अपॉन द इंजन। ठीक है, डीजल के केस में थोड़ा ज्यादा होता है और पेट्रोल के केस में थोड़ा कम होता है, मतलब बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है हमारे व्हीकल का। आज भी इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो जाने के बाद भी लॉसेज में बहुत चीजें, बहुत अमाउंट ऑफ हीट निकल जाती है। तो ये पूरा आपको फंडा समझ में आ गया कि हम एफिशिएंसी क्यों कैलकुलेट करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब आपको एक मतलब माइंड में रहना चाहिए कि सबसे ऊपर कौन सा, वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक से नीचे ये इंडिकेटेड पावर, मतलब इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। उसके नीचे कौन सा, ब्रेक पावर, मतलब ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। और ये जो है ना, इसके लॉस को ये कहीं पे कैलकुलेट नहीं करते हैं, इन्हीं दोनों के रेशियो को कह देते हैं कि मैकेनिकल एफिशिएंसी है। हालांकि इसको भी अकोमोडेट करते जो ट्रांसमिशन लाइन है फ्लाईव्हील के बाद वाली तो अच्छा रहता, पर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, हम भी नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछेगा नहीं। नॉलेज के लिए आपके पास रखना है वो चीजें, बाकी जो पूछेगा वो ध्यान रखना।